आज के इस वीडियो में हम शाहजहाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। शाहजहाँ का काल जो है मुग़ल काल के इतिहास में मुग़ल शक्ति के चरमोत्कर्ष का काल रहा। शाहजहाँ का टाइम पीरियड 1628 से 1658 ईस्वी रहा। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात मुग़ल इतिहास में पहली बार उत्तराधिकार के प्रश्न पर दो राजकुमारों के बीच खुला युद्ध लड़ा गया। जहांगीर के मरने पर सम्राज्ञी नूरजहाँ के समर्थन से राजकुमार शहरयार उत्तराधिकारी घोषित किया गया, मगर शाहजहाँ ने आसफ खां की सहायता से उसका विरोध किया और युद्ध में विजयी होने के पश्चात उसने सत्ता ग्रहण की। जल्द ही उसने अपने प्रतिद्वंदियों का अंत कर डाला और अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। लगभग 30 वर्षों तक उसने शासन किया। उसका यह शासनकाल मुग़ल इतिहास में विशेष महत्व रखता है। उस समय मुग़ल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। साम्राज्य की विशालता, सुदृढ़ता, आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक वैभव को देखते हुए कई इतिहासकारों ने इस काल को मुग़ल इतिहास के स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। परंतु इस परंपरागत विचारधारा के आलोचक इतिहासकार भी हैं, जिनके अनुसार शाहजहाँ का शासनकाल एक विरोधाभास है, जिसमें एक ओर उन्नति और प्रगति है तो दूसरी ओर ऐसी समस्याएं भी हैं जो मुग़ल साम्राज्य के पतन के बीज बोने में सहायक हुई। इन आलोचकों के अनुसार शाहजहाँ के शासनकाल की बाहरी आभा अथवा चमक दमक भीतर के गहन अंधकार को छिपाने में असमर्थ है। शाहजहाँ के शासनकाल का मूल्यांकन करने से पूर्व उसकी विभिन्न नीतियों की समीक्षा करना आवश्यक है। शाहजहाँ को उत्तराधिकार में एक शक्तिशाली और सुसंगठित राज्य प्राप्त हुआ था। केवल दक्षिण में अभी तक मुग़ल सत्ता का सुदृढ़ीकरण नहीं हो पाया था। जहांगीर के समय में अहमदनगर की समस्या का निश्चित समाधान नहीं हो सका था, बल्कि मलिक अंबर के विरोध ने मुग़लों की सैनिक प्रतिष्ठा पर भी बुरा असर डाला था। शाहजहाँ ने दक्षिण की ओर ही सर्वप्रथम ध्यान दिया। वह पहला मुग़ल सम्राट था जिसने सत्ता में आने से पहले भी दक्षिण में सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया था और जिसने दक्षिण की परिस्थितियों का घनिष्ठ ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त था। मलिक अंबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर का राज्य भी कमज़ोर हो गया था। अब हम जो शाहजहाँ की दक्षिण नीति का अध्ययन करेंगे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शाहजहाँ ने अपने धार्मिक कट्टरता के कारण दक्षिण के शिया राज्यों के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी, जबकि कुछ अन्य के अनुसार शाहजहाँ की नीति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, परंपरागत विजय कामना और विरासत में मिली नीति का परिणाम थी। दोनों ही विचार विश्वसनीय नहीं हैं। शाहजहाँ की नीति का विकास दक्षिण की बदलती हुई परिस्थितियों में हुआ। 1629 में हानेजाह लोधी ने शाहजहाँ के खिलाफ विरोध किया और अहमदनगर के शासक ने उसकी सहायता की, जो शाहजहाँ के लिए अप्रिय था। उसने यह भी अनुभव किया कि अहमदनगर के शासकों द्वारा मुग़लों के विरुद्ध षड्यंत्र और शत्रुतापूर्ण व्यवहार का अंत केवल अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाकर संभव था। अतः उसने 1632 में अहमदनगर को पूर्णतः मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। तत्कालीन रूप से वह अन्य दक्षिण राज्यों के विजय में पक्ष में नहीं था और केवल उन पर मुग़लों के परोक्ष प्रभुत्व को बनाए रखने में ही अभिरुचि रखता था। उसने 1636 तक बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों को भी संधि करने पर बाध्य कर दिया। यह तय पाया कि दक्षिण के शासक मुग़ल सम्राट की संप्रभुता को स्वीकार करेंगे, उसे निर्धारित नजराना या कर देंगे और मुग़लों द्वारा इन राज्यों पर आक्रमण नहीं होगा। बीजापुर के किसी भावी आक्रमण से गोलकुंडा की रक्षा का आश्वासन भी मुग़ल सम्राट ने दिया। इन संधियों द्वारा मुग़लों का प्रभाव दक्षिण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इसी वर्ष शाहजहाँ ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। वह 1644 तक इस पद पर रहा और पुनः 1653 से 1657 तक भी। औरंगजेब ने दक्षिण में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। वह वहाँ कृषि के पुनरुद्धार के लिए उपाय किए। दक्षिणी राज्यों के साथ औरंगजेब के मतभेद भी प्रकट हुए हैं। नजराने की धनराशि के निर्धारण और दक्षिण राज्यों के सामंतों को संरक्षण देने के प्रश्न पर बीजापुर और गोलकुंडा के साथ औरंगजेब के युद्ध की संभावना भी उत्पन्न हुई, मगर दारा के हस्तक्षेप के कारण युद्ध नहीं हुआ। 1657 में उत्तराधिकार के युद्ध के कारण औरंगजेब उत्तरी भारत लौट आया। शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम दिनों में बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों के साथ संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसका कारण यह था कि मुग़ल आक्रमण से सुरक्षा का आश्वासन मिल जाने पर बीजापुर और गोलकुंडा ने सुदूर दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार करना आरंभ कर दिया था और अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली थी। दक्षिण में इन दो शक्तिशाली राज्यों का उदय चिंताजनक था, विशेषकर इसलिए भी कि यहाँ के शासक अपने अधिकृत क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण रखने में असमर्थ थे। बीजापुर में शाहजहाँ और गोलकुंडा में मीर जुमला जैसे सामंतों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर शाहजहाँ को मध्य एशिया में जो क्षति उठानी पड़ी थी,
उससे साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई थी, जिसे पुनः स्थापित करने के लिए दक्षिण राज्यों के प्रति कड़ाई का प्रदर्शन करना अनिवार्य था। आर्थिक कारणों से भी कोरोमंडल का क्षेत्र महत्वपूर्ण था, अतः मुगलों द्वारा बीजापुर और गोलकोंडा के साथ सीमा के पुनः निर्धारण की मांग की जाने लगी, जिसका विरोध उन दो राज्यों ने किया। इस प्रकार दक्षिण में अस्थिरता बनी रही और मुगल शासकों को बीजापुर एवं गोलकोंडा पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त नहीं हो सका। पश्चिमोत्तर सीमांत और कांधार। पश्चिमोत्तर सीमांत के क्षेत्र में शाहजहाँ को अपने पूर्वगामी शासकों की भांति अफगान कबायली विद्रोहों की समस्याओं का सामना करना पड़ा। अफगानों का नेतृत्व अब्दुल कादिर ने ग्रहण किया। उसने जफर खां के नेतृत्व में काबुल की ओर जाती हुई मुगल सेना पर चढ़ाई करके उससे गंभीर क्षति पहुंचाई। शाहजहाँ ने आगे चलकर उसे धन देकर मिला लिया। इसके बाद कमालुद्दीन और करीमदाद ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। शाहजहाँ ने सैनिक शक्ति की अपेक्षा कूटनीति पर अधिक भरोसा किया और सामान्यतः वह विद्रोह पर नियंत्रण रखने में असफल रहा। कंधार के प्रांत पर भी शाहजहाँ ने पुनरुद्धार के उपाय किए। कंधार का सूबेदार अली मर्दान खां ईरान के सम्राट से असंतुष्ट था और उसके दमन से बचने के लिए अली मर्दान ने मुगलों का संरक्षण प्राप्त करना चाहा। अतः 1638 में उसने कंधार मुगलों के हवाले कर दिया, लेकिन शाहजहाँ की सफलता स्थायी सिद्ध नहीं हुई। 1649 में कंधार पर ईरानियों ने पुनः विजय प्राप्त कर ली। लगभग उसी समय शाहजहाँ का मध्य एशियाई अभियान असफल रहा और इसने ईरान ने लाभ उठाया। शाहजहाँ ने कंधार के पुनः विजय के लिए कई अन्य अभियान किए, परंतु भौगोलिक कठिनाई और दूरी की समस्या तथा मुगल तोपखानों की दुर्बलता ने कंधार की विजय में बाधा पहुंचाई और मुगलों का नियंत्रण कंधार पर दोबारा स्थापित नहीं हो सका। शाहजहाँ की मध्य एशियाई नीति। शाहजहाँ ने मध्य एशिया के क्षेत्र में भी सैनिक अभियान संचालित किए। 1645 में बल्ख और बदख्शां के शासक नजर मोहम्मद के पुत्र अब्दुल अजीज़ ने विद्रोह कर दिया और मध्य एशियाई उज्बेक शासकों की सहायता का प्रार्थी हुआ। नजर मोहम्मद ने उज्बेक शक्ति के विरुद्ध मुगलों की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। उसके अनुरोध पर शाहजहाँ ने एक विशाल सेना मुराद के नेतृत्व में उसकी सहायता के लिए भेजी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शाहजहाँ मध्य एशिया की विजय के लिए इच्छुक था, क्योंकि यह क्षेत्र मुगलों का मूल निवास स्थान था और उसके साथ उसके भावुक संबंध अभी भी बने हुए थे। एक विचार यह भी है कि दक्षिण राज्यों के साथ संधि और कंधार की पुनः विजय के बाद साम्राज्य विस्तार के लिए मध्य एशिया का भी क्षेत्र उपयुक्त रह गया था। यह भी कहा जाता है कि काबुल प्रांत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शाहजहाँ ने बल्ख और बदख्शां का तथा उज्बेक शक्ति विस्तार को रोकना अनिवार्य जाना और इसलिए नजर मोहम्मद को उसके पुत्र के विरुद्ध सैनिक सहायता प्रदान की, ताकि उसकी मित्रता मुगल साम्राज्य के प्रति बनी रहे और किसी भावी उज्बेक आक्रमण से काबुल की रक्षा आसान हो सके जाए। मुगल सेना ने 1646 में बदख्शां और फिर बल्ख पर अधिकार कर लिया, परंतु राजकुमार मुराद और नजर मोहम्मद के बीच विभिन्न कारणों से असहमति हो गई। एक विशाल मुगल सेना को अपने राज्य में उपस्थिति से नजर मोहम्मद भी आतंकित हो रहा था। उसने बल्ख का नगर छोड़कर ईरान के शासक के पास शरण ली, जबकि उसके पुत्र अब्दुल अजीज़ ने उज्बेकों की सहायता से बल्ख पर आक्रमण कर दिया। मुगलों की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं थी और राजकुमार मुराद भी वापस लौट गया था। अतः शाहजहाँ ने औरंगजेब को बल्ख अभियान का उत्तरदायित्व सौंपने का फैसला 1647 में किया। औरंगजेब ने उज्बेकों का आक्रमण विफल बना दिया, परंतु बल्ख पर स्थायी नियंत्रण कठिन था। स्थानीय प्रजा मुगलों के विरोधी थी। मुगल सैनिक और अमीर वापस लौटने के उत्सुक थे। वापसी के पूर्व बल्ख के प्रशासन का भी प्रबंध आवश्यक था। मुगल न तो इस पर स्थायी अधिकार कर सकते थे, न ही नजर मोहम्मद के बदले में कोई दूसरा शासक बल्ख में स्थापित कर सकते थे। अतः नजर मोहम्मद के साथ समझौते के उपाय फिर आरंभ हुए। नजर मोहम्मद भी बल्ख में उज्बेकों के हार से हतोत्साहित था। उसने मुगलों की शक्ति का भी आभास हो चुका था और उसने भी समझौता कर देना उचित समझा। बल्ख अभियान में मुगलों को 2 करोड़ रुपए और 5000 सैनिकों की शक्ति उठानी पड़ी, जबकि वे 1 इंच भूमि पर भी अधिकार करने में असमर्थ रहे। साम्राज्य की सैनिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई। ईरानियों ने कंधार पर पुनः दोबारा कब्जा कर लिया। मुगलों को लाभ केवल इतना हुआ कि उज्बेकों की शक्ति पर अंकुश लगा रहा और उनके द्वारा काबुल को क्षति पहुंचाने की कोई संभावना नहीं रही। धार्मिक नीति। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल के आरंभ में एक अनुदार धार्मिक नीति अपनाई। इसके कारणों की कई प्रकार व्याख्या की गई। शाहजहाँ व्यक्तिगत रूप से अधिक रूढ़िवादी था और व्यक्तिगत जीवन में सदैव इस्लाम के आदेशों अनुसार आचरण करने का प्रयास करता था। दरबारी राजनीति में भी धार्मिक कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। शाहजहाँ ने राज्यारोहण के पश्चात अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कई संबंधियों की हत्या कराई थी, तो उसने अपनी छवि आकर्षक बनाने के लिए अपने को एक धर्मनिष्ठ शासक सिद्ध करना था। दरबार में इस्लाम विपरीत आचरण को रोकने के उपाय कि उसने सम्राट को सिजदा करने की प्रथा बंद कर दी। सम्राट के चित्र को पगड़ी
या टोपी में लगाने की मनाही कर दी। इलाही संवत को समाप्त करके हिजरी संवत पुनः आरंभ कर दिया। उसने हिंदुओं द्वारा मुस्लिम दास दासियों को खरीदना, मुस्लिम वेश में रहना और मुस्लिम स्त्रियों से विवाह करना वर्जित कर दिया। उसने यह भी आदेश दिया कि जिन मुस्लिम स्त्रियों से हिंदुओं ने विवाह कर लिया उन्हें वे तलाक दे या स्वयं धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम हो जाए। उसने इस्लाम के प्रचार के लिए भी प्रयत्न किया। इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों को धन एवं पद के साथ सुविधाएं दी। इस्लाम के विरुद्ध प्रचार दंडनीय हो गया। यदा कदा बलपूर्वक धर्म परिवर्तन भी हुई। यह आदेश दिया गया कि धर्म परिवर्तन करने वाले हिंदुओं को पैतृक संपत्ति पर अधिकार सुरक्षित रहेगा। 1633 में उसने नवनिर्मित मंदिरों को बंद करवाने के आदेश दिए तथा मंदिरों का निर्माण वर्जित कर दिया। फिर भी उसने जजिया कर पुनः आरंभ नहीं किया, न ही हिंदू अधिकारों को उच्च पदों से हटाया। और राजपूतों से संबंध, शाहजहाँ की राजपूत नीति भी अकबर और जहांगीर से कुछ भिन्न थी। उसने राजपूत घरानों के साथ वैवाहिक संबंधों की नीति त्याग दी और राजपूतों को बड़े पद मिलने भी बंद हो गए। फिर भी मनसबदारों में मुगल राजपूतों का अनुपात कम नहीं हुआ। शाहजहाँ की नीति धर्मांधता से प्रभावित नहीं थी, बल्कि बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों से प्रेरित थी। मुगल साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में पूरा हो चुका था और अब राजपूतों को पहले जैसा महत्व मुगल दरबार में नहीं रह गया था। राजनीतिक क्षेत्र में शाहजहाँ का शासनकाल उसके प्रशंसकों के अनुसार सुख व शांति का काल था। केवल 2 विद्रोह सदियों में हुए, जिनके नेता क्रमशः खानेजहाँ लोधी और जुंजार सिंह बुंदेला थे। दोनों विद्रोह दबा दिए गए और प्रजा को शासक के प्रति किसी प्रकार का असंतोष नहीं रहा। साम्राज्य का विस्तार भी संभव हुआ। दक्षिण में अहमदनगर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया तथा बीजापुर और गोलकुंडा ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। उत्तर पश्चिम सीमांत में कंधार का खोया हुआ प्रांत पुनः जीत लिया गया तथा पहली बार मध्य एशिया तक मुगलों ने सैनिक अभियान किए। इसने साम्राज्य की शक्ति व सुदृढ़ता का बोध होता है। आर्थिक क्षेत्र में यह काल अत्यधिक संपन्नता और समृद्धि का काल रहा। कृषि में उन्नति तथा लगान में वृद्धि से राज्य की आमदनी में वृद्धि हुई। सामाजिक जीवन में क्षेत्र यह समय विशेष तनाव संकट से मुक्त था। औरंगजेब के शासनकाल में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ तथा जो समस्या प्रकट हुई उनसे यह काल सर्वथा मुक्त रहा। शाहजहाँ के आलोचक इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार जिस शासनकाल का आरंभ तथा अंत दोनों ही उत्तराधिकार के संघर्ष हुआ हो उसे सुख व शांति काल मानना निरर्थक है। इतना ही नहीं, शाहजहाँ पहला मुगल शासक है जो जीवन में एक गद्दी से वंचित होकर कैदी बना लिया गया। अतः यह काल राजनीतिक उपद्रवों का काल है जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य के लिए घातक हुआ। आर्थिक जीवन के क्षेत्र में इस काल में कई बड़े अकाल पड़े और फसलें नष्ट हुई। राज्य की आमदनी में वृद्धि भी किसानों पर कर का बोझ बढ़ाने से ही संभव हुई। विदेशी व्यापार से प्राप्त धन का अपव्यय व्यर्थ सैनिक अभियानों भवन निर्माण पर हुआ। शाहजहाँ की आर्थिक नीति इतनी दोषपूर्ण थी कि उसके संपन्न राज्य के उत्तराधिकारी औरंगजेब को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शासक के रूप में शाहजहाँ कोई असामान्य प्रतिभा रखने वाला व्यक्ति नहीं था और उसका शासनकाल भी उस सभी अर्थों में विकास और उन्नति काल नहीं था। अतः शाहजहाँ का शासनकाल केवल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णयुग माना जा सकता है, मुगल इतिहास का स्वर्णयुग नहीं।